हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ CSI नेट जून 2020। अब हम पार्ट सी के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने पार्ट बी के किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। पार्ट बी के जून 2020 के सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू पार्ट सी। बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्रैक इट फॉर मोर सच ऑसम वीडियोज़। ओके, सो पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, जी एक फाइनाइट ग्रुप था और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था इसमें से कि अगर जी का ऑर्डर m है और अगर n ग्रेटर टू 1 डिवाइड्स m, तो जी के पास n ऑर्डर का भी सब ग्रुप हो। या फिर अगर किन्हीं भी दो सब ग्रुप a और b के लिए a सबसेट b या b सबसेट a है तो ग्रुप साइक्लिक होगा। या फिर अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ऐसा होगा। और या फिर हर अगर पॉजिटिव इंटीजर के लिए m के लिए जो जी ऑर्डर जी को डिवाइड करता है उसके पास एक सब ग्रुप ऑर्डर m का है तो जी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, देखेंगे। बेसिक एग्जांपल्स हम उठाएंगे और काउंटर एग्जाम्पल से डिस्प्रूव या फिर प्रूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप ले लिया इसका ऑर्डर है 6। अब हर पॉजिटिव इंटीजर m के लिए जो भी इसको डिवाइड करता है इसके पास एक सब ग्रुप है ऑर्डर m का। ऑर्डर 1 के लिए सिंगलटन, ऑर्डर 2 के लिए ये और ऑर्डर 3 के लिए एंड ऑर्डर 6 जो भी इसको डिवाइड करता है, पर ग्रुप नॉन अबेलियन है। और लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, अगर हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो ऑर्डर जी को डिवाइड करता है उसके बाद एक सब ग्रुप ऑर्डर होगा तो ग्रुप अबेलियन है। तो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल बेसिक x3 वाला उठा दिया जिसमें हर एक के डिवाइजर है मगर ग्रुप नॉन अबेलियन, तो ऑप्शन डी फॉल्स है। तो सिंपल काउंटर एग्जाम्पल्स, लास्ट ऑप्शन फॉल्स। अच्छा, अब जी एक ऑर्डर ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमने जी एक ऑर्डर एलिमेंट लिया ऑर्डर n। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिरा है और n ग्रेटर टू 1 डिवाइड्स m, ठीक है। तो यानी m को हम na लिख सकते हैं फॉर a बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अब e को हम कैसे लिख सकते हैं, g पावर m, क्योंकि g का ऑर्डर m है तो g पावर m e हो जाएगा। m की जगह na लिखा तो g पावर a की पावर n, तो g पावर a का ऑर्डर कितना हो गया n। अच्छा, तो जी पावर ए जो जनरेट होगा सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर n का जी में। तो ऑप्शन ए ट्रू है क्योंकि ऑप्शन में कहता है कि अगर n ग्रेटर टू डिवाइड करें तो इसके बाद एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर n का, तो ऑर्डर ए का सब ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थर्ड में कह रहा था कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो किन्हीं भी दो सब ग्रुप के लिए एक दूसरे के अंदर कंटेन होना पड़ेगा। तो सिंपल हमने Z6 उठा लिया साइक्लिक। अब इसमें ए से जनरेटेड वाला ग्रुप में 0 to 4 है, बी से जनरेटेड वाले में 0 है। अब ना ए बी के अंदर है ना बी ए के अंदर है, तो ऑप्शन थर्ड भी फॉल्स, मतलब कि साइक्लिक में होल्ड नहीं है। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन ट्रू है, उसे हम करेंगे। ओके, तो सपोज करते हैं किन्हीं भी दो सब ग्रुप ए और बी के लिए या तो ए बी के अंदर है या बी ए के अंदर है और हमें दिखाना है ग्रुप साइक्लिक। तो इसे एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं आप फ्यूचर के लिए, और प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम एक मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप में, ठीक है, और एक बी एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ग्रुप में ऐसा उठाते हैं जो ए के बराबर नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम। अच्छा, तो या तो हम दिखाएंगे कि या तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय बी के अंदर है या बी वाला ए के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो बी का ऑर्डर होगा वो लेस और इक्वल टू ऑर्डर ए होगा क्योंकि ए मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट है। तो यानी कि जो सब ग्रुप जनरेटेड बाय बी का ऑर्डर होगा वो भी लेस और इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए का ऑर्डर होगा। ओके, अब अगर इसका ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया, स्ट्रिक्ट लेस देन का मतलब बी वाला ए के अंदर कंटेन होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चीज़ होल्ड करती है हमको। और अगर इक्वल हो गया तो ए वाला बी के अंदर हो जाएगा, तो यानी कि ए वाला बी के अंदर कैन नॉट होल्ड, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वल है ऑर्डर। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर एक बी के लिए हमारे पास बी ए के अंदर ही होगा, ठीक है। कोई एक चीज़ होगी हमने बताया था, तो यानी कि सिर्फ बी ही ए के अंदर होगा, यानी बी से जनरेट वाला सब ग्रुप ही ए के सब ग्रुप जनरेट होगा। और ये अब बी सब ग्रुप जनरेट बाय बी में है तो बी सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए में हो गया, और वो अगर ए में हो गया तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट, तो यानी ग्रुप क्या हो गया साइक्लिक, यानी पूरा का पूरा ग्रुप, यानी सारे रैंडम एलिमेंट्स इसी में आ गए, सारे बी के एलिमेंट जी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इसी के अंदर आ गए, तो ग्रुप ही ये होगा। तो ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट तो ग्रुप साइक्लिक, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बेसिक और काउंटर एग्जाम्पल से लास्ट के दोनों ऑप्शन हमने डिस्काउंट कर, ठीक है। तो आई होप यहाँ से अब आपको रिजल्ट मिल गए कि अगर किन्हीं भी दो सब ग्रुप में ए सबसेट बी है या बी सबसेट ए है तो ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है। इसे एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं और प्रूफ आपने देखी। लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में था SL2Z, हम जानते हैं क्या होता है, डिटर्मिनेंट वन की मैट्रिसेस, और किसी प्राइम के लिए गामा पी ने इस तरह सबसे डिफाइन किया SL2Z में, जहाँ हर एक कोएफिशिएंट कॉन्ग्रुएंट, जहाँ डायगोनल वाले कोएफिशिएंट्स वन के कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी में और नॉन डायगोनल में 0। तो पूछा है कि सब ग्रुप है SL2Z का, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट है, ये अनकाउंटेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 मैट्रिसेस गामा पी में उठा ली, इनका प्रोडक्ट किया तो वो गामा पी में बिलोंग करेगा, और चेक कर लिया कि उसके कोएफिशिएंट्स डायगोनल वाले 1 के एंड नॉन डायगोनल 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो पी, और डिटर्मिनेंट देखा तो वो भी बन आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किया तो वो भी बन आ गया, तो A इनवर्स हो गया ये। तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमने दिखा दिया क्लियरली कि गामा पी एक सब ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन है ट्रू। सेकंड में बोला नॉर्मल सब ग्रुप, तो यहाँ हमने P एलिमेंट ले लिया गामा से एंड Q ले लिया SL2Z से, एंड हमने QP Q इनवर्स कंसिडर किया, इसको प्रोडक्ट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और कोएफिशिएंट चेक करें तो वो भी डायगोनल वाले 1 के कॉन्ग्रुएंट एंड नॉन डायगोनल वाले 0 के कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो डायगोनल कोएफिशिएंट 1 के कॉन्ग्रुएंट है, नॉन डायगोनल 0 के कॉन्ग्रुएंट है, सिंपली चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट चेक किया तो वो भी बनाया, तो यानी ये गामा पी में बिलोंग करेगा, तो गामा पी एक नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया SL2Z। और ऑप्शन बी में क्या था कि एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। अब बचे लास्ट 2 ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियरली अगर हम नोटिस करेंगे तो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एक मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 1 0 P1, ये गामा पी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्लियरली आप चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट 1 है, दूसरा डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 के कॉन्ग्रुएंट एंड नॉन डायगोनल 0 के कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी में, तो यानी कि गामा पी के बाद 2 एलिमेंट तो कम से कम, तो ऑप्शन सी ट्रू हो गया। अब बचा काउंटेबल। अब क्योंकि Z काउंटेबल है और Z काउंटेबल है, तो SL2Z की जो एंट्रीज है यानी जो मैट्रिसेस है वो भी काउंटेबल, और ये इसका सब ग्रुप भी है तो ये भी काउंटेबल, क्योंकि इसका सब ग्रुप है और सबसेट भी एक है, तो यानी ये अनकाउंटेबल नहीं, तो ऑप्शन डी फॉल्स है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी ही ऑप्शन करेक्ट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने सिंपली देख लिया, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन थे कि Q के पास सिर्फ फाइनेटली काउंटेबली मेनी सब ग्रुप होते हैं, या अनकाउंटेबली मेनी सबसेट हैं, या हर फाइनेटली जनरेटेड सब ग्रुप Q का साइक्लिक है, या फिर Q क्रॉस Q का आइसोमॉर्फिक एज ग्रुप्स। ठीक है, हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्लियरली आपको पता होना चाहिए गलत है। इसका बेसिक एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि Q के पास अनकाउंटेबली मेनी सब ग्रुप होते हैं। अब वो बनाते कैसे हैं, तो हमने एक सेट ऑफ प्राइम्स ले लिया, ठीक है, और जी हमने इसमें सारे रैशनल्स लिए A बाई बी टाइप के लोएस्ट टर्म्स में, कि हर प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर बी का उस प्राइम के सेट में। ठीक है, तो अगर दो रैशनल्स उठाओ A बाई बी एंड C बाई डी इस G बाई A से, तो उनका एडिशन करने पे वो सिंपली G बाई A में होगा, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है B इंटू डी, उसका हर प्राइम फैक्टर A में होगा, तो ये एक सब ग्रुप हो जाएगा Q का। अब क्योंकि प्राइम्स इनफाइनाइट है, तो इसमें अब क्योंकि प्राइम्स इनफाइनाइट है, तो इसमें जो रैशनल्स होंगे जिनकी कोएफिशिएंट जिनका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर A में है, तो ये भी अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट्स आएंगे। सेट ऑफ प्राइम्स अनकाउंटेबल, तो G भी अनकाउंटेबल, तो इसीलिए ऑप्शन ही कहता है जो कि क्योंकि बस काउंटेबली मैनी सब ग्रुप है वो गलत, क्योंकि अनकाउंटेबली मैनी सब ग्रुप्स हमने बता दी इस तरह रैशनल्स वाले अनकाउंटेबल सब। ठीक है, अब यह रैशनल सोच के आप काउंटेबल नहीं सोचना है, क्योंकि यह रैशनल से इससे काउंटेबल नहीं है, क्योंकि यह प्राइम्स है और प्राइम्स हम पे अनकाउंटेबली मैनी प्राइम्स हैं, क्योंकि यहाँ जो कोएफिशिएंट्स है वो प्राइम्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए। ओके, अब क्योंकि हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि Q के पास अनकाउंटेबली मैनी सबसेट है, तो ये बहुत सिंपल से पता है हमें कि रैशनल्स काउंटेबल होते हैं, कार्डिनलिटी होती है LF0, तो कार्डिनलिटी पावर सेट की कितनी होगी 2 पर LF0, वो होता है कंटिन्यूम C, तो पावर सेट अनकाउंटेबल हो गया, पावर सेट अनकाउंटेबल, तो Q के पास अनकाउंटेबली मैनी सबसेट, दैट्स इट, तो ऑप्शन बी ट्रू। थर्ड में हमें हर फाइनेटली जनरेटेड सब ग्रुप Q का साइक्लिक होता है, ये रिजल्ट ट्रू होता है, इसे एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, तो वो देखिए, हर फाइनेटली जनरेटेड, तो हम मान लेते हैं P1 बाई Q1 P2 बाई Q2 Pn बाई Qn फाइनेटली जनरेटेड सब ग्रुप है, यही मतलब होता है कि फाइनेट एलिमेंट से जनरेट होता है। अच्छा, तो हम H को लिख सकते हैं K1 P1 बाई Q1 प्लस K2 P2 बाई Q2 टू Kn Pn बाई Qn फॉर सम KIs, या NIs नहीं है, फॉर सम KIs बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है,
तो हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है Q1 से Qn। अच्छा, ये ऊपर वाले सब इंटीजर्स ही हैं, तो इसे जनरेटेड बाय 1/QI बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस जनरेट हो गया, क्योंकि वो सब तो इंटीजर्स ही हैं एक्चुअली। तो इससे जनरेट हो गया, साइक्लिक हो गया, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट, दैट साइक्लिक। तो डन। तो ऑप्शन सी करेक्ट कि हर फाइनाइटली जनरेट सब ग्रुप Q का साइक्लिक। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ बोल रहा है कि Q एंड Q क्रॉस Q आर आइसोमॉर्फिक एज ग्रुप। अच्छा, तो अब हम एक सब ग्रुप लेते हैं HZ क्रॉस Z, ठीक है, जो जनरेट किससे 1 0 से एंड 0 1 से। अब ये Q क्रॉस Q का सब ग्रुप तो है, ठीक है, पर ये फाइनाइटली जनरेटेड भी है, पर साइक्लिक नहीं। जबकि अभी हमने पिछले ऑप्शन में क्या देखा था कि हर फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप Q का साइक्लिक होता है, पर ये साइक्लिक नहीं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए Q एंड Q क्रॉस Q ग्रुप्स की तरह आइसोमॉर्फिक नहीं, क्योंकि ग्रुप में आइसोमॉर्फिक होने के लिए प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप दोनों का साइक्लिक नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी फॉल्स है। तो इसीलिए इसके हमारे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ही ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से भी हमें रिजल्ट मिलता है, एक तो क्योंकि बस अनकाउंटेबली मेनी सब ग्रुप है, किस तरह जनरेट करेंगे वो बताए, दूसरा हर फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप Q का साइक्लिक होगा, और तीसरा Q एंड Q क्रॉस Q ग्रुप्स की तरह आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप Q क्रॉस Q में साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं। तो क्वेश्चन से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम रिजल्ट निकालें और उसे याद रखें, क्योंकि वो अब आगे हमारा क्वेश्चन में यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे रिंग थ्योरी से है। इसमें R और S कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, और F R2S एक सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यानी ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और Q एक सबसेट है इसका, जो कि एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है। तो हमसे पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट्स। अब ये दिखने में हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, मगर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। पहले ये बोल रहा है कि F इनवर्स की नॉन जीरो प्राइम आइडियल, ठीक है, तो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं। F इनवर्स Q क्या होगा, वो सारे R के एलिमेंट सच दैट FR बिलोंग्स टू Q, क्योंकि F जो है वो R से लेके F तक जाता है, R से लेके S, और Q S का एक नॉन जीरो प्राइम है, ठीक है। अब Q एक आइडियल है इसका, और F एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो F इनवर्स Q भी आइडियल होगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म में प्री इमेज ऑफ आइडियल इज आइडियल। R और S मैंने F इनवर्स Q में दो एलिमेंट ले ली, तो F ऑफ R S Q में बिलोंग करेगा, Q एक प्राइम आइडियल है। अच्छा, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको मैं FR इंटू FS लिख सकता हूँ, जो Q में बिलोंग करेगा। अब Q एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है, और प्रोडक्ट हम जानते हैं Q में बिलोंग करता है, तो कोई एक Q में बिलोंग करना पड़ेगा प्राइम आइडियल की डेफिनेशन। तो यहाँ तो FR बिलोंग करेगा Q में, या FS। FR बिलोंग करता है तो R F इनवर्स Q में बिलोंग करेगा, FS करता है तो S बिलोंग करेगा F इनवर्स Q। तो यानी कि अगर R इंटू S का प्रोडक्ट F इनवर्स Q में है, तो कोई एक उसमें बिलोंग करेगा, तो सिंपली ये भी एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगी, डन। ओके, सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है F इनवर्स Q एक मैक्सिमल आइडियल होगा अगर R एक PID हो जाए, यानी जो R एक रिंग है अगर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाती है, तो F इनवर्स Q उस केस में मैक्सिमल आइडियल बन जाए। ओके, अब अगर R एक PID बन जाती है, तो F इनवर्स Q मैक्सिमल आइडियल बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F इनवर्स Q एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल हो गया, अभी हमने प्रूफ कर दिया, और PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में एक आइडियल मैक्सिमल होता है F एंड ओनली प्राइम। ये सिंपल रिजल्ट है, पता होना चाहिए। तो बस, तो क्योंकि नॉन जीरो प्राइम आइडियल तो है ही, और ये PID है, तो डायरेक्टली रिजल्ट से मैक्सिमल आइडियल भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा अब अगर R एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग यानी फाइनाइट CRU ही हो जाए, तभी भी हो जाएगा। कैसे? R एक फाइनाइट CRU है, फाइनाइट CRU है, तो R मॉड F इनवर्स Q फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो F इनवर्स Q है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है, ठीक है। तो जब ये नॉन जीरो प्राइम आइडियल है, तो R मॉड F इनवर्स Q एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो गया, और हम जानते हैं फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाता है, तो यानी R मॉड F इनवर्स Q फील्ड, और हम जानते हैं अगर R मॉड F इनवर्स Q फील्ड यानी R मॉड V अगर फील्ड है, तो नीचे वाला मैक्सिमल आइडियल, तो F इनवर्स Q मैक्सिमल आइडियल हो गया। अब हमने इसे दूसरे तरीके से प्रूव कर लिया, तो इन एनी वेज इट्स अ मैक्सिमल आइडियल एज वेल। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है कि F इनवर्स Q मैक्सिमल आइडियल फिर भी हो जाएगा अगर x पावर 5 x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अभी F इनवर्स Q एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल तो है, तो R मॉड F इनवर्स Q इंटीग्रल डोमेन तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने P को ले लिया, F इनवर्स Q डिनोट कर लिया, तो x प्लस P जो है वो R मॉड F इनवर्स Q में है,
ठीक है। तो x प्लस पी की पावर 5 क्या होगा, x पावर 5 प्लस पी, ठीक है, क्योंकि x पावर 5 इक्वल टू एक्स है तो ये हो जाएगा x प्लस पी। अच्छा, तो x प्लस 5 होल पावर पी माइनस अब x प्लस पी को लेफ्ट हैंड साइड गया, ये हो गया 0, x प्लस पी कॉमन निकाला तो x प्लस पी की पावर 4 माइनस 1 0, तो इसका मतलब x प्लस पी 0 होगा या फिर x प्लस पी की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस पी की पावर 4 इज 1। क्यों, क्योंकि आर मॉड एफ इनवर्स क्यूब इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन मतलब प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि x प्लस पी तो 0 है नहीं, तो यानी x प्लस पी की होल पावर 4 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब x प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी का क्यूब 1, तो x प्लस पी का क्यूब इन्वर्स हो गया x प्लस पी का, तो यानी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब हर नॉन ज़ीरो, यानी कि हर नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट था आर मॉड एफ इन्वर्स क्यू का, तो यानी हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, वो इंटीग्रल डोमेन तो ऑलरेडी है ही, तो बस फील्ड बन जाएगा, और फील्ड बन गया तो एफ इन्वर्स क्यू फिर से मैक्सिमल आइडियल हो गया, तो वहाँ से भी ट्रू, ठीक है। तो अब हमने रैंडम इसमें एलिमेंट उठा के ये चेक कर दिया फील्ड की प्रॉपर्टी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स है, तो वहाँ से काम, ठीक है। तो इन एनी वेज हमारे ये भी ऑप्शन ट्रू होगा, तो इसलिए इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट। तो अगर बेसिक रिजल्ट आपको क्लियर है, बेसिक आपको करना क्या है, मैक्सिमम आइडियल कैसे प्रूव करते हैं, पीआईडी में क्या चीज़ ट्रू होती है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, थोड़ा सा डेफिनेशन अलग जगह अलग सेंस में यूज़ हो सकती है, मगर बेसिक रिजल्ट वही है, ओके। तो इसलिए सारे ऑप्शन इसके करेक्ट। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल पॉलिनॉमियल दे रखी है और इरेड्यूसिबिलिटी रिड्यूसिबिलिटी पूछी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमने लास्ट ऑप्शन देखते हैं, Z√13 एक UFD, ठीक है। तो हम 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 13 इंटू 1 माइनस रूट 13, Z√13 में लिख दिया। तो यानी 14 को 2 फैक्टराइजेशन है, इसको हम 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं एंड 1 प्लस रूट 13 इंटू 1 माइनस रूट 13 भी लिख सकते हैं। और अगर Z√13 UFD होता तो फैक्टराइजेशन यूनिक होना था, मगर यहाँ 14 के 2 फैक्टराइजेशन है, तो यानी कि Z√13 एक UFD नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया फॉल्स। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी रिड्यूसिबिलिटी के लिए। इस पॉलिनॉमियल को कंसिडर किया, इसको 0 की, तो x की वैल्यू आ गई है, तो यानी fx को हम इनके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये Q√13 के ऊपर रिड्यूसिबल है, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो Q√13 से आ जाएंगे, तो उसके ऊपर रिड्यूसिबल है, तो ऑप्शन सी जो कहता है रिड्यूसिबल ओवर Q√13 वो करेक्ट होगा। बाकी में पूछा है इरिड्यूसिबल ओवर Q एंड इरिड्यूसिबल ओवर Z√13। अच्छा, अब x जो यानी ये जो एलिमेंट है जो बेसिकली रूट है, ये रैशनल्स में तो है नहीं, ठीक है, तो इरिड्यूसिबल तो ओवर Q होगा, ऑप्शन भी करेक्ट। अच्छा, fx इरिड्यूसिबल नहीं है ओवर Z√13, क्यों? क्योंकि अगर fx होता यानी gx इंटू hx की तरह हम लिख सकते हैं, तो या इनमें से कोई भी Z√13 पे यूनिट नहीं होना था, तो यानी कि gx या hx ये x माइनस इंटू एक्स माइनस बी टाइप के होते हैं, जहाँ a और b रूट होना था fx का, पर हम जानते हैं इसके रूट्स तो सिर्फ यही हैं, और ये Z√13 में बिलोंग नहीं करता, तो यानी कि a या b में से कोई भी जो कोएफिशिएंट उस केस में इसमें बिलोंग करने थे वो बिलोंग ही नहीं करेंगे, तो यानी इनमें से कोई एक यूनिट होना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि इरिड्यूसिबल। तो इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, तीनों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल थी, रूट्स फाइंड करके इरिड्यूसिबिलिटी रिड्यूसिबिलिटी चेक कर सकते। अब हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको पी एक ऑड प्राइम गिर रखा था, सच दैट पी इज कॉन्वेक्स टू मॉड 3, एफ पी फील्ड है 2 एलिमेंट्स के साथ, और एक सबसेट है ई जिसमें वो सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ पी क्रॉस एफ पी, सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। और फिर पूछ रहा है कि इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम 2p एलिमेंट्स होंगे, p स्क्वायर एलिमेंट हो सकते हैं, या कम से कम 2p एलिमेंट्स होंगे, कौन सा ऑप्शन करें? तो पहले बेसिक रिजल्ट यूज़ करेंगे, ओके। एफ पी है 0 से p माइनस 1 तक। अब 1 स्क्वायर जो है 0 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 0,1 ई में बिलोंग कर जाएगा, और साथ में p माइनस 1 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 0 क्यू प्लस 1, तो 0 एंड p माइनस 1 भी ई में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि मॉड p की बात करें, इसका स्क्वायर करके ओपन कर सकते हैं, वो सेम ही है। तो यानी कि कम से कम 2 एलिमेंट तो हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने p को ले लिया 5, क्योंकि हमारा p 2 कॉन्वर्ट 3 के कॉन्वर्ट है, तो 5 हमारा 2 मॉड 3 कॉन्वर्ट है,
F5 हो गया 0 से 4, ये आ गए ई में एलिमेंट्स 5 एलिमेंट ही हो गए, तो यानी ई में 2p एलिमेंट यानी 10 एलिमेंट्स नहीं है, तो ऑप्शन लास्ट क्या करेगी, कम से कम 2p एलिमेंट होंगे, वो ऑप्शन गलत हो गया। तो एक सही और एक गलत हो गया, बच्चे दो, क्या मैक्सिमम 2p एलिमेंट होंगे या क्या p² एलिमेंट हो सकते हैं। अब fp क्रॉस fp का टोटल ऑर्डर p² है और e एक सबसेट है fp क्रॉस fp, यानी अगर p² एलिमेंट होने तो सारे एलिमेंट यानी e fp क्रॉस fp के बराबर होगा। पर अगर 0,2 चेक करें तो 0,2 ई में होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 कभी भी 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि 1 है ई 0² + 1 किसी भी प्राइम पी के लिए जो 2 mod 3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि 0,2 जो एलिमेंट है वो ई में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर p² एलिमेंट होने थे तो ई इसके बराबर होना था, और 0,2 fp क्रॉस fp में होगा मगर ई में नहीं होगा, तो इसलिए ई के पास p² एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी फॉल्स है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है, ऑप्शन लास्ट फॉल्स है एंड ऑप्शन सी फॉल्स। अब बचा ऑप्शन बी, क्या इसके पास मैक्सिमम 2p एलिमेंट्स हो सकते हैं या नहीं। तो अब हमने यहाँ क्या किया, p कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 है, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड्स p - 2, तो p को p - 2 हो गया 3t फॉर सम t बिलोंग्स टू 0। तो fp हम लिख सकते हैं 0, 1 up to 3t एंड 3t + 1, क्योंकि 3t + 2 हो जाएगा p, तो p - 1 तक आएंगे। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट का हमने स्क्वायर किया इसमें और हर एक का क्यूब करके उसमें 1 ऐड किया। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 0 कब कब मैच हो रहा है, 1 कब कब आ रहा है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ स्क्वायर ही मिल रहा है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर। तो x³ + 1 ने हमें सारी वैल्यूज दी, यानी जो हमने ये x³ + 1 कैलकुलेट किया तो हमने 1, 2, 0 सारे नंबर्स दे देगा, मगर जो y² है जो हमने इधर स्क्वायर किया वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, वो भी ट्वाइस यानी 2 बार, क्योंकि 1 भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार आ गया, तो एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं स्क्वायर्स। ठीक है, तो हर परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे x³ + 1 में एक वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ हैं y², यानी किसी भी एक x³ + 1 की वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज़ हमें करस्पॉन्डिंगली मिल जाएंगी y²। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3t + 1 + 1, जितने एलिमेंट है उसमें एक और ज़्यादा यानी 3t + 2 एंड 3t + 2 है p यानी <2, तो यानी कि इसमें 2p मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं। इसके पास मैक्सिमम 2p एलिमेंट हो सकते हैं, कि एक्चुअली p एलिमेंट है तो वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा कि मैक्सिमम 2p एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसीलिए इसके ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट है। आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था इस पार्ट को, पर इसको अगर आप विजुअली एनालाइज करेंगे एलिमेंट्स को सोच के जैसे हमने यहाँ किया है, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह हम बोल रहे हैं मैपिंग, किस तरह हम बोल रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें ई में सेट में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ईजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसे कहूँगा, पर बेसिक एग्जाम्पल्स आप ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर ही सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएंगे सारे सोल्यूशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक। तो अभी हमने जून 2020 का एक पेपर डिस्कस कर लिया है, कल हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे जो जून 2020 में हुआ था। ठीक है, so don't forget to watch that video as well and subscribe and like to the channel. Thank you very much.